बारिश में भीग जाने दे, हमको करीब आने दे। दोस्तों, बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो ज़रूर दबा दो। देखो, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। कसम रावण की, आज इस एपिसोड में कुछ ऐसी जबरदस्त खबरें हैं, कुछ ऐसी मजेदार खबरें हैं जिनको सुनकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। कल अक्षय कुमार साहब का जन्मदिन था और अक्की ने अपने जन्मदिन पर अपनी एक नई फिल्म का ऐलान किया है जिसका नाम है भूत बंगला। इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे प्रियदर्शन साहब। पिछले कुछ सालों में प्रियदर्शन साहब की हिंदी में कोई बड़ी हिट फिल्म नहीं आई है, लेकिन उससे पहले प्रियदर्शन जी ने बहुत सारी बड़ी बेहतरीन फिल्में बनाई हैं बॉलीवुड में। अक्षय कुमार की सुपरहिट फिल्म भूल भुलैया का डायरेक्शन भी प्रियदर्शन साहब ने ही किया था। कहने का मतलब यह है कि प्रियदर्शन जी इस जेनर के मास्टर डायरेक्टर हैं। वो एक बेहतरीन हॉरर फिल्म बना सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि आज के वक्त में दर्शकों की रुचि बदली है। दर्शक भूतिया फिल्म देख रहे हैं, हॉरर फिल्म देख रहे हैं। भूत बंगला का फर्स्ट लुक पोस्टर भी रिलीज किया गया है और बहुत ही कमाल का है। और एक छोटा सा टीजर भी रिलीज किया गया है, वो भी बेहतरीन है। कहने का मतलब यह है कि अगर सब चीजों को देखा जाए, यानी कि आज के वक्त को देखा जाए, दर्शकों की रुचि को देखा जाए, डायरेक्शन को देखा जाए, स्टार कास्ट को देखा जाए, तो भूत बंगला एक बेहतरीन फिल्म बन सकती है। भूत बंगला एक सुपरहिट फिल्म हो सकती है। इस फिल्म के निर्माता होंगे अक्षय कुमार साहब खुद, एकता कपूर और शोभा कपूर। आप सभी जानते हैं कि राजकुमार राव की फिल्म स्त्री 2 बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, मतलब बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर। और जो राजकुमार राव की अगली फिल्म रिलीज होने वाली है उसका नाम है विक्की विद्या का वो वाला वीडियो। ये एक कॉमेडी फिल्म है, 100% कमर्शियल फिल्म है, जिसमें कॉमेडी भी है और बेहतरीन म्यूजिक भी है। और इसकी हीरोइन है बॉलीवुड की बांटने वाली तृप्ति डिमरी। अरे भाई साहब, वो मिठाई बांटती है, गंदा दिमाग, गंदी सोच। ये फिल्म 11 अक्टूबर को दशहरे पर रिलीज होने वाली है। लेकिन कमाल ये है कि इसी दिन आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा भी रिलीज होने वाली है। यानी कि 11 अक्टूबर को मुकाबला होगा राजकुमार राव और आलिया भट्ट का। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा की 100% वही कहानी है जो दिव्या खोसला की फिल्म सावी की है, जो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, जो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, कोई भी देख सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिगरा को कोई बढ़िया ओपनिंग लगने वाली नहीं है, जिगरा हिट फिल्म होने वाली नहीं है। अगर जिगरा ने 20-25 करोड़ का लाइफ टाइम बिजनेस कर लिया तो बहुत बड़ी बात होगी। इसका मतलब ये हुआ कि राजकुमार राव आलिया भट्ट को 100% हराएगा 11 अक्टूबर को। कंगना दीदी की फिल्म इमरजेंसी 6 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि सेंसर बोर्ड इस फिल्म को क्लियरेंस नहीं दे रहा है, जबकि सेंसर बोर्ड बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर आता है और बीजेपी गवर्नमेंट की एमपी है कंगना रनावत। तो एक तरह से देखा जाए तो यह लड़ाई है बीजेपी वर्सेस कंगना, यानी कि कंगना अपनी ही पार्टी से लड़ रही है। अब आप इस बात से यह भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कंगना की बीजेपी पार्टी में क्या हैसियत है। यानी कि बीजेपी पार्टी को कंगना पर बिल्कुल भरोसा ही नहीं है। बीजेपी पार्टी नहीं चाहती कि कंगना की फिल्म रिलीज हो। अब यह झगड़ा अदालत में पहुंच चुका है और 18 सितंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट में डेट है, सुनवाई होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट डिसाइड करेगा कि इस फिल्म को रिलीज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कंगना को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह रहा हूं कि अगर सरकार इस बात पर आ जाए कि भाई किसी फिल्म को रिलीज नहीं होने देना है तो फिर नहीं होने देना है, अदालत कुछ नहीं कर सकती। सेंसर बोर्ड ने अदालत की तारीख से पहले ही अपनी चाल चल दी है। सेंसर बोर्ड ने एक लेटर थमा दिया है कंगना को कि ये 3 सीन है, इन 3 सीन को फिल्म से हटा दीजिए और ये 10 सीन है, इन 10 सीन को चेंज कर दीजिए। अब मुझे ये बताइए कि अगर एक फिल्म से 3 सीन को हटा दिया जाएगा, 10 सीन को चेंज कर दिया जाएगा तो फिल्म में बचेगा क्या? कुछ भी नहीं। तो जाहिर सी बात है कंगना इस फैसले को स्वीकार करने वाली नहीं है। कंगना अपना केस लड़ेगी अदालत में। अदालत में केस 1-2 दिन में खत्म होने वाला नहीं है, अदालत में केस कुछ महीनों चलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि कंगना की मुसीबत जल्दी खत्म होने वाली नहीं है, कंगना की फिल्म बहुत जल्दी रिलीज होने वाली नहीं है। कब होगी ये कोई गारंटी से नहीं कह सकता। इस फिल्म के निर्माता है रेणु पिट्टी जी। कंगना और बीजेपी के झगड़े में रेणु जी का नुकसान हो रहा है। अगर उनकी फिल्म रिलीज हो जाती तो जाहिर सी बात है उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो वापसी आ जाता। जब तक फिल्म रिलीज नहीं होगी तब तक इन्वेस्टमेंट
वापसी नहीं आएगा। आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा का टीजर रिलीज हो चुका है और ये मैंने भी देखा है और मैंने इसका रिव्यू किया है। मेरा रिव्यू है ये। ट्रेलर जैसे ही चालू होता है, पहले ही सीन में आलिया किसी के साथ बैठी हुई है, उसको अपनी कहानी बता रही है और आलिया बता देती है कि उसका भाई जेल में है और सिर्फ 3 ही दिन बचे हैं, 3 ही दिन में उसके भाई को बचाया जा सकता है। इसके बाद पूरे ट्रेलर में आखिर तक यही दिखाया गया है कि किस तरह आलिया भट्ट लड़ रही है, जेल तोड़ रही है, अपने भाई को बचा रही है। कुछ दिनों पहले निर्माता मुकेश भट्ट की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था सैवी, जिसकी हीरोइन थी दिव्या खोसला, जिसमें हर्षवर्धन राणे भी थे और अनिल कपूर भी था। हर्षवर्धन दिव्या का पति था, वो भी जेल में था और सिर्फ 3 ही दिन बचे थे दिव्या को उसको बचाने के लिए। तो दोनों की कहानी 100% एक ही है, बस डिफरेंस इतना है कि वहां दिव्या का पति था, यहां आलिया भट्ट का भाई है। अब आप कहेंगे कि भाई दोनों ही फिल्में एक कहानी पर कैसे बनाई जा सकती हैं? तो अब मैं आपको असली कहानी बताता हूं कि इन दोनों ही फिल्मों की एक ही कहानी क्यों है। एक फ्रेंच फिल्म थी जिसका नाम था एनीथिंग फॉर हर, वो एक हिट फिल्म थी। उस फिल्म को इंग्लिश में बनाया गया, इंग्लिश फिल्म का नाम है नेक्स्ट 3 डेज। इस फिल्म का हीरो है रसेल क्रो और ये इंग्लिश फिल्म भी एक हिट फिल्म साबित हुई। इसके बाद महेश भट्ट और मुकेश भट्ट ने इस फिल्म के हिंदी में बनाने के राइट्स ले लिए। तो महेश भट्ट के भाई मुकेश भट्ट ने इस फिल्म को टी सीरीज के साथ मिलकर बनाया सैवी नाम से और इस फिल्म में मेन रोल किया है दिव्या खोसला ने। यानी कि फिल्म सैवी में दिव्या खोसला अपने पति हर्षवर्धन को 3 दिन में जेल से निकालती है। यह फिल्म बनी, रिलीज हुई और कुत्ता भी देखने नहीं गया। कुछ दिनों के बाद यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और आज भी आप इसको नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। क्योंकि यह फिल्म आलिया भट्ट ने भी देखी थी और आलिया को यह फिल्म बहुत पसंद थी। तो जब आलिया भट्ट ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया तो उसने डिसाइड किया कि वो अपनी पहली फिल्म इसी कहानी पर बनाएगी। तो आलिया भट्ट ने भी इंग्लिश फिल्म नेक्स्ट 3 डेज को ही हिंदी में कॉपी करके फिल्म बनाई है जिगरा। तो कहने का मतलब यह है कि ये दोनों ही फिल्में एक इंग्लिश फिल्म को कॉपी करके बनाई गई है। यही वजह है कि दोनों की कहानी बिल्कुल 100% सेम है, सीन टू सीन बिल्कुल सब कुछ सेम है। अब जबकि फिल्म सैवी रिलीज हो चुकी है और सेम कहानी पर अगर फिल्म जिगरा आ रही है तो निर्माता को अदालत में जाना चाहिए और इस फिल्म को रुकवा देना चाहिए। लेकिन निर्माता मुकेश भट्ट की प्रॉब्लम यह है कि आलिया भट्ट उसकी भतीजी है, तो जाहिर सी बात है मुकेश भट्ट अदालत जा नहीं सकता। अदालत जाएगा, फिल्म को रुकवाएगा तो इसका मतलब यह हुआ कि फैमिली में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब यह क्लियर हो गया कि फिल्म जिगरा भले ही सैवी की कॉपी हो लेकिन यह फिल्म रिलीज होगी, इस फिल्म को रोका नहीं जा सकता। यह अलग बात है कि आलिया का ड्राइवर, ऑफिस बॉय, नाई, धोबी, कसाई, हलवाई भी इस फिल्म को देखने नहीं जाएगा, पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन फिल्म जिगरा के साथ एक बहुत बड़ी हैरानी की बात यह है कि इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है वायाकॉम 18 ने, जो एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस है और मुकेश अंबानी का है। तो अब समझने वाली बात यह है कि जबकि मुकेश भट्ट ने ऑफिशियली अनाउंस किया था कि भाई मैं इस इंग्लिश फिल्म को कॉपी करके ये हिंदी फिल्म सैवी बना रहा हूं, उसके बावजूद भी वायाकॉम 18 फिल्म जिगरा में पैसे लगाने के लिए तैयार कैसे हुआ? जो भी वायाकॉम 18 के कर्ता धर्ता थे उनको पहले दिन से ही यह पता था कि यह फिल्म चलने वाली नहीं है, यह फिल्म डिजास्टर होगी, जो भी इसमें पैसा लगा है वो बर्बाद होने वाला है। उसके बावजूद भी उन्होंने इस फिल्म को बनाने के लिए पैसा कैसे दिया? बस यही वो तरीका है जिससे कॉर्पोरेट हाउसेज में काम करने वाले खुद ही अपनी कंपनी को बर्बाद किया करते हैं, खुद ही अपनी कंपनी को लूटा करते हैं। आप सभी जानते हैं कि करण जौहर ने आलिया भट्ट को लॉन्च किया था। आलिया भट्ट करण जौहर को अपने फादर की तरह मानती है, तो जाहिर सी बात है जब आलिया भट्ट ने करण जौहर से कहा कि मेरी ये पहली फिल्म है एज ए प्रोड्यूसर, आप इस पे अपना नाम डाल दो, तो करण ने अपना नाम डाल दिया। हालांकि करण का इस फिल्म से कोई लेना देना नहीं है किसी भी तरह से। तो जब आलिया वायाकॉम 18 के पास गई कि देखो भाई मैं ये फिल्म बना रही हूं, मैं प्रोड्यूसर हूं और करण जौहर भी प्रोड्यूसर है, तो जाहिर सी बात है वायाकॉम 18 वालों ने मान लिया था कि भाई ये फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है और ये फिल्म चलनी ही चलनी है, वायाकॉम को बहुत जबरदस्त फायदा होने वाला है। और जो वायाकॉम के कर्ता धर्ता थे उनका कमीशन तो उसी वक्त फिक्स हो ही गया था। मैं आपको यह भी बता दूं कि हर कॉर्पोरेट हाउस में एक टीम है जो कहानी सुनती है और वो डिसाइड करती है टीम कि ये कहानी अच्छी है या नहीं है, इस कहानी पर फिल्म बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। और आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड में 100 फिल्मों में से सिर्फ 5 फिल्में चलती हैं, 95% फिल्में फ्लॉप होती हैं। तो वो जो टीम में काम करते हैं वो कितने बड़े गधे हैं, कितने बड़े उल्लू के पट्टे हैं, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो जब वायाकॉम 18 के ऑफिस में इस फिल्म की कहानी का नरेशन हुआ तो आलिया भट्ट अपने डायरेक्टर के साथ गई, कहानी सुनाई
और जिन लोगों ने कहानी सुनी उन्होंने कहा कि भाई ये तो कमाल की कहानी है, ये तो इतनी जबरदस्त कहानी है कि इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर होने से कोई रोक ही नहीं सकता। उन्होंने ऐसी कहानी कभी पहले सुनी ही नहीं, उनको क्या पता कि ये इंग्लिश फिल्म की कहानी है। ये जो कहानी सुनने वाली टीम है ये कौन लोग हैं? ये 5-6 लड़के लड़कियां होते हैं, इनकी तनख्वाह होती है 25-50 हजार रुपए। अब जिस आदमी की तनख्वाह ही 25-50 हजार रुपए है तो उसका IQ लेवल क्या होगा ये आप समझ सकते हैं। अच्छा, ये सारे लड़के लड़कियां इंग्लिश खूब बोला करते हैं, इनको सिर्फ इंग्लिश बोलनी आती है, इसके आगे पीछे इन बेचारों को कुछ पता नहीं होता। तो जब नरेशन खत्म हुआ उन लड़कियों ने आलिया से क्या कहा? मैम, ओ माय गॉड मैम, what a story ma'am, see my hand ma'am, I can't believe it, so good story, oh my god ma'am, I never heard such a good story before ever। मैम, मैं आपको सच्ची बोलूं, मैंने पिछले 5-10 साल में इतनी बढ़िया कहानी नहीं सुनी। ओ माय गॉड मैम, वी आर सो लकी कि आप हमारे पास इस कहानी को लेकर आई हो। आप अंदाजा लगाइए कि इन 25-50 हजार सैलरी वालों के सामने आलिया भट्ट बैठी है, कहानी सुना रही है, तो इनकी क्या औकात है कि ये कह दे कि ये क्या वाहियात कहानी है। ठीक है जी, कहानी पास हो गई, प्रोजेक्ट डन हो गया और जो वायाकॉम के कर्ता धर्ता थे उनको पता चल गया कि भाई 5-10 करोड़ रुपए उनकी जेब में आने वाले हैं, कंफर्म हो गए, बात खत्म। तो ये सब कुछ होने के बाद आलिया भट्ट अपने घर जाने लगी। तो उसके बाद जो ये लड़के लड़कियां कहानी सुन रहे थे ये आलिया के पास आए सेल्फी लेने के लिए। मैडम, कैन आई टेक वन सेल्फी विद यू प्लीज। अब इन सब लोगों ने आलिया भट्ट के साथ अपनी सेल्फी ले ली। अब आप मुझे ये बताइए कि जो कहानी सुनने वाले हैं अगर वो एक्टर के साथ एक सेल्फी लेने के लिए मरते हैं, उनकी ये औकात है कि अगर उनको एक सेल्फी मिल जाए तो उनकी लाइफ बन जाए, तो वो कहानी के बारे में बुरा कैसे कह सकते हैं? और जब वायाकॉम जैसी कंपनी इस कहानी को ओके कर सकती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज बॉलीवुड में फिल्मों का स्तर कहां चला गया है, फिल्मों का लेवल क्या हो गया है। ये जितने भी बॉलीवुड वाले हैं अपने आप को जीनियस कहते हैं, लेकिन एक नंबर के लुक्खे हैं। ये इतने बड़े लुक्खे हैं कि इनके पास अपनी एक ओरिजिनल कहानी नहीं है किसी फिल्म को बनाने के लिए। ये सब के सब सिर्फ और सिर्फ कॉपी करना जानते हैं, या साउथ फिल्म को कॉपी करेंगे, या कोरियन फिल्म को कॉपी करेंगे, या किसी इंग्लिश फिल्म को कॉपी करेंगे। जब तक ये कॉपी ना कर ले ये लुक्खे किसी फिल्म को बना नहीं सकते। तो कुल मिलाकर हकीकत ये है कि ये जो फिल्म जिगरा है ये एक नंबर की वाहियात फिल्म है, एक नंबर की घटिया फिल्म है। और मैं आज ही गारंटी के साथ कह सकता हूं, ब्लैंक पेपर पर लिखकर दे सकता हूं कि आलिया भट्ट की इस फिल्म को कुत्ता भी देखने नहीं जाएगा, पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। दोस्तों, कंगना रजत शर्मा के शो आपकी अदालत में गई थी और वहां कंगना ने बॉलीवुड वालों को खूब भर भर कर गालियां दी। कंगना ने शो में कुछ ऐसी बातें कही जिनके ना सर है ना पैर है, यानी कि उन बातों का नुकसान कंगना को खुद होगा। और उन्हीं बातों को लेकर मैंने ट्विटर पर सर्वे किया। मैंने पब्लिक से पूछा कि जो कंगना ने कहा है वो सही है या गलत है। कंगना ने शो में कहा था कि राहुल गांधी अनएजुकेटेड है, स्टूपिड है, और मैंने पब्लिक से पूछा कि जो कंगना ने कहा है वो सही है या गलत है। 23% लोगों ने कहा कि कंगना ने सही कहा है, लेकिन 77% लोगों ने कहा कि अनएजुकेटेड एंड बेवकूफ कंगना है, राहुल गांधी नहीं है। कंगना ने शो में कहा कि राहुल गांधी का ड्रग्स टेस्ट होना चाहिए। मैंने पब्लिक से यही सवाल पूछा कि किसका टेस्ट होना चाहिए। 79% लोगों ने कहा कि अगर किसी का ड्रग्स टेस्ट होना चाहिए तो वो कंगना है, राहुल गांधी नहीं। यानी कि पब्लिक कंगना के साथ इस सवाल पर भी एग्री नहीं है। कंगना ने शो में कहा कि मोदी जी तो राम के अवतार हैं। जब मैंने पब्लिक से पूछा कि क्या कंगना ने सच कहा है तो 82% लोगों ने कहा कि कंगना बकवास करती है, ब्रेनलेस है, इसको कुछ पता नहीं है, ये झूठ बोल रही है, मोदी जी कोई राम के अवतार नहीं है। कंगना ने शो में राहुल गांधी को टॉम एंड जेरी कहा। मैंने पब्लिक से पूछा कि असली टॉम एंड जेरी कौन है, राहुल या कंगना। 76% लोगों ने कहा कि ये कंगना ही असली टॉम एंड जेरी है, राहुल गांधी नहीं। यानी कि पब्लिक ने फिर से कंगना की बेइज्जती कर दी। तो ये सभी सर्वे का रिजल्ट ये निकलता है कि तकरीबन 80% जनता कंगना के साथ नहीं है। 80% जनता वो नहीं सही समझती जो कंगना कहती है। इसका मतलब ये हुआ कि कंगना आज की तारीख में पब्लिक के लिए एक जोकर बन गई है। पब्लिक को ऐसा लगता है कि कंगना में दिमाग नहीं है, वो जो मन में आता है कह देती है बिना नॉलेज के, उसको कुछ पता नहीं है, उसको इग्नोर किया जाना चाहिए। यानी कि कोई भी कंगना को सीरियसली नहीं लेता।
और ये कंगना की अपनी इमेज के लिए बहुत ज्यादा खराब है। अगर पब्लिक एक एक्टर को ब्रेनलेस समझती है, बेवकूफ समझती है, उसकी इज्जत ही नहीं करती, उसको सीरियसली ही नहीं लेती, तो जाहिर सी बात है पब्लिक उसकी फिल्म देखने नहीं जाएगी। और यही वजह है कि कंगना की पिछली तकरीबन 15-16 फिल्में सुपर डुपर डिसास्टर हैं और आज की तारीख में कोई भी बॉलीवुड वाला कंगना को फिल्म देने के लिए तैयार नहीं है। कंगना के पास कोई भी नई फिल्म नहीं है। कहने का मतलब यह है कि कंगना को ना ही तो बॉलीवुड में कोई सीरियसली लेता और ना ही पॉलिटिक्स में कोई सीरियसली लेता। यानी कि कंगना ने अपना कैरियर खुद ही तबाह कर लिया है, बर्बाद कर लिया है। कंगना ने ऐसे उल जुलूल बयान दे दिए हैं कि अब उसको दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। कंगना ही खुद कंगना को बर्बाद कर रही है। फिल्म स्त्री 2 बहुत बड़ी हिट हो चुकी है, ये तो सभी को पता है, लेकिन ये फिल्म इतनी बड़ी हिट हो चुकी है कि ये फिल्म 550 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुकी है और इस फिल्म के पास अभी भी 20-25 दिन बचे हैं बिजनेस करने के लिए। यानी कि 11 अक्टूबर तक कोई बड़ी फिल्म रिलीज हो ही नहीं रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फिल्म 600 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस करेगी। यानी कि स्त्री 2 600 CR क्लब की फिल्म बन गई है। ये बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म है। जब फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई है तो जाहिर सी बात है राजकुमार को भी इसका फायदा होगा, श्रद्धा कपूर को भी इसका फायदा होगा और निर्माताओं के लिए तो ये एक सोने की खान बन चुकी है। दोस्तों, जियो की करता धरता है ज्योति देशपांडे। आप सभी जानते हैं वरुण धवन की एक फिल्म आ रही है बेबी जॉन। ये एक एक्शन फिल्म है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2.5 फीट 3 इंच हाइट वाला एक्टर बटला वरुण धवन, जिसके छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे पैर हैं, वजन 50 किलो है, उछल उछल कर इस फिल्म में एक्शन करेगा। और ये एक्शन ज्योति देशपांडे को इतना अच्छा लग गया है भाई साहब कि ज्योति ने ये कहा है कि ये फिल्म बवाल मचा देगी। ये फिल्म 500 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस करेगी। अरे मैडम जी, अरे मैडम जी, कुछ तो खौफ खाइए, कुछ तो मर्यादा रखिए। मतलब कुछ भी फेंकोगे, ऐसा ना करो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको याद हो तो यही आपने फिल्म भेड़िया के बारे में कहा था। आपने कहा था कि ये फिल्म 150 से 200 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी। लाइफ टाइम बिजनेस कितना हुआ था? 50 करोड़ का। तो मैडम जी इतनी लंबी लंबी मत फेंकिए, आप उसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। वो वरुण धवन है, डेविड धवन का बेटा, बटला वरुण धवन, जिसको उसकी गली का कुत्ता भी देखना नहीं चाहता। पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो मैडम जी हकीकत यह है कि आप मुझसे ब्लैंक पेपर पर लिखवा लीजिए कि इस फिल्म का सुपर डुपर डिसास्टर होना तय है, गारंटी है। डबल ढोल की रणवीर सिंह एंड दीपिका मां बाप बन गए हैं। दीपिका ने बेटी को जन्म दिया है। दीपिका को मेरी तरफ से बहुत सारी बधाई। दीपिका बहुत लकी है कि उनको पहली ही संतान बेटी हुई है। बेटी जो है वो किस्मत से मिलती है। लेकिन एक बात अच्छी है कि दीपिका और रणबीर कपूर दोनों साथ साथ चल रहे हैं। रणबीर कपूर को भी पहली बेटी हुई, दीपिका को भी पहली बेटी हुई। दोस्तों, मालेगांव के सुपरस्टार कैटरीना के हस्बैंड कल्लू भाई की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें गाना था तौबा तौबा, जो एक हिट गाना था। ये गाना गाया है सिंगर करण औजला ने। ये लड़का यूके में एक शो कर रहा था और किसी ने एक जूता फेंक कर मारा और भाई साहब इतना जबरदस्त निशाना था कि वो जूता सीधा इसके मुंह पर जाकर लगा। इस घटना के बाद करण को गुस्सा आ गया, उसने शो रोक दिया। उस लड़के को सिक्योरिटी ने पकड़ लिया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। ये तो हुई जूते की बात। लेकिन दो तरह के लोग मेरी जिंदगी में मुझे आज तक समझ नहीं आए। एक वो जो क्रिकेट स्टेडियम में जाकर मैच देखते हैं और दूसरे वो जो इन सिंगर्स का शो देखने जाते हैं। मेरे हिसाब से दोनों ही तरह के लोग बहुत बड़े बेवकूफ हैं। दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ लोग यही हैं। आप समझिए कि आप स्टेडियम में गए हैं क्रिकेट मैच देखने। आप स्टेडियम में दूर कहीं बैठे हैं और क्रिकेटर आपको ऐसा दिख रहा है मक्खी की तरह, लेकिन आपके पास स्क्रीन लगा हुआ है। आप क्रिकेट स्टेडियम में बैठे हैं और उस स्क्रीन पर मैच देखकर तालियां बजा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, खुश हो रहे हैं। आप बताइए, अरे भाई अगर यही आपने करना था, स्क्रीन पर ही मैच देखना था, तो आप घर बैठकर भी देख सकते थे। क्रिकेट स्टेडियम में जाने की क्या जरूरत थी? पैसे खराब किए, टाइम खराब किया, एनर्जी खराब की, वहां धूप में बैठकर पसीना बहाया और फिर भी मैच स्क्रीन पर ही देखा। तो आपसे बड़ा लुक्खा, आपसे बड़ा बेवकूफ इंसान दुनिया में दूसरा और कौन है? ठीक वैसे ही वो लोग हैं जो किसी भी सिंगर का शो देखने जाते हैं। अरे भाई, आप एक सिंगर की आवाज को पसंद करते हैं, उसकी शक्ल को तो पसंद नहीं करते। वो हीरो तो नहीं है। तो अगर आपको उसकी आवाज सुननी है तो गाना सुन लीजिए।
भाई उसका वीडियो देख लीजिए, बात खत्म हो गई। लेकिन वो जो शो कर रहा है, आप अपने पैसे खराब करेंगे, अपना टाइम खराब करेंगे, उस शो में वहां देखने जाएंगे कि वो लुक्खा एक स्टेज पर कैसे उछल रहा है और गाना गा नहीं रहा है, गाना पीछे बज रहा है, वो सिर्फ होठ हिला रहा है। और आप अपना टाइम खराब करके, अपने पैसे खराब करके उस भीड़ में खड़े हुए हो कहीं दूर 100 मीटर पीछे, जहां से वो सिंगर इतना नजर आ रहा है, सही से दिख भी नहीं रहा है भाई साहब। जो स्क्रीन लगे हुए हैं उन पर देखकर आप चिल्ला रहे हो। तो आपसे ज्यादा बेवकूफ, आपसे ज्यादा बड़ा इडियट दुनिया में कौन हो सकता है? आप अंदाजा लगाइए कि यूके जैसे शहर में जहां किसी के पास वक्त नहीं है, वहां पर हजारों लोग इस लुक्खे करण औजला को देखने आए और बहुत दूर पीछे खड़े होकर चिल्ला रहे हैं और वो होठ हिला रहा है। बताइए मुझे आप, मतलब ये बेवकूफी नहीं है बल्कि बेवकूफी की इंतहा पार कर दी गई है यार। ये तो आप सभी जानते हैं कि कंगना नेशनल टीवी पर बैठकर ये कह चुकी है कि भाई बॉलीवुड में किसी भी एक्ट्रेस को कोई भी फिल्म बिना सोए नहीं मिलती, किसी ना किसी के साथ सोना पड़ता है तब उसको फिल्म मिलती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब ये लाइन बढ़ती जा रही है। खाली कंगना ही ये बात नहीं कह रही है बल्कि और बहुत सारी लड़कियां आगे आई है जो सब यही बातें कह रही है। ईशा कोप्पिकर भी ये बात कह चुकी है, मल्लिका शेरावत भी ये बात कह रही है और श्याली भगत तो बहुत पहले ये बात कह चुकी है कि बॉलीवुड में किसी को भी बिना सोए कोई फिल्म नहीं मिलती। तो अगर इतनी सारी लड़कियां ऑफिशियली ये बात कह रही है तो ये बात सच ही होगी, झूठ क्यों होगी? आप मुझे बताइए, ये सारी लड़कियां झूठ क्यों बोलेगी? क्या जरूरत पड़ी है इनको झूठ बोलने की? ये मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि विजय की फिल्म गॉट हिंदी में डब होकर रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने बहुत ही घटिया बिजनेस किया है। 4 दिन के वीकेंड में इसने सिर्फ 8 करोड़ का बिजनेस किया है, यानी कि ये फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर हो गई है हिंदी में ही नहीं बल्कि ये फिल्म साउथ में भी सुपर डुपर डिजास्टर हो गई है। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि ये फिल्म बहुत ही ज्यादा खराब है। तेलुगु फिल्मों के बटले कल्लू भाई जूनियर एनटीआर की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है देवरा और इसकी हीरोइन है जानवी कपूर। इस फिल्म के 3 गाने रिलीज हो चुके हैं, 3 के 3 वाहियात हैं। पोस्टर रिलीज हुआ वो भी वाहियात, टीजर रिलीज हुआ वो भी वाहियात, यानी कि इस फिल्म का चलना नामुमकिन है। लेकिन इस फिल्म को हिंदी में रिलीज कर रहा है धर्मा, यानी कि करण जौहर। मैं आपको बता दूं कि बाहुबली हिंदी को भी धर्मा ने ही प्रेजेंट किया था, धर्मा ने ही हिंदी बेल्ट में रिलीज किया था और वो फिल्म सुपरहिट रही थी। शायद जूनियर एनटीआर भी यही सोच रहा है कि अगर इस फिल्म को धर्मा रिलीज करेगा हिंदी में तो ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, लोग करण जौहर के नाम से इस फिल्म को देखने जाएंगे। हालांकि मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि करण जौहर के गली का कुत्ता भी इस फिल्म को देखने नहीं जाएगा। करण जौहर का ऑफिस बॉय, ड्राइवर, हलवाई, धोबी, नाई, कसाई भी इस फिल्म को देखने नहीं जाएगा। पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। कसम राजस्थान के उस काले हिरन की जिसने खुद को गोली मार ली थी, एक कमाल की खबर आई है। फिल्म सिकंदर की हीरोइन आप सभी जानते हैं कि मूंछों वाली रश्मिका मंदाना है। अब खबर आई है कि रश्मिका और बुढ़ऊ कहीं यूरोप में जाकर 2-3 रोमांटिक गाने शूट करेंगे इस फिल्म के लिए। रोमांस, वो भी बुढ़ऊ और रश्मिका के बीच में। अरे भाई साहब, अरे फिल्म बनाने वालों, कुछ तो मर्यादा रखो। बुढ़ऊ का पेट तो देखो, इतना पेट निकला हुआ है, बेचारे से सही से उठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता। उस बुढ़े आदमी को आप नचाओगे, उस बुढ़े आदमी के साथ आप रोमांटिक गाने शूट करोगे? अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो, जुल्म कर रहे हो, पाप लगेगा आपको कसम से। आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा का टीजर रिलीज हुआ, मैंने उसका रिव्यू किया, मैंने दुनिया को बताया कि ये फिल्म कॉपी है फिल्म सैवी की, जो फिल्म रिलीज हो चुकी है और नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अनिल कपूर, दिव्या खोसला, हर्षवर्धन राणे इस फिल्म के एक्टर हैं और जैसे ही मैंने ये बात कही वैसे ही इस फिल्म को बनाने वाली कंपनी धर्मा ने क्लैरिफिकेशन दिया। धर्मा ने कहा कि हमारी एक फिल्म आई थी गुमराह, संजय दत्त हीरो था, यह फिल्म उसकी रीमेक है। मैं धर्मा से कहना चाहता हूं कि आप ऑफिशियली बताइए कि फिल्म गुमराह और जिगरा में क्या सेम है और यह भी बताइए कि इंग्लिश फिल्म नेक्स्ट 3 डेज, सैवी और जिगरा में क्या सेम है। अगर जिगरा फिल्म 90% वही फिल्म है जो सैवी है या नेक्स्ट 3 डेज है, तो इसका मतलब ये फिल्म नेक्स्ट 3 डेज की कॉपी है, गुमराह की कॉपी नहीं है। हकीकत यह है कि फिल्म जिगरा का एक एक सीन फिल्म सैवी और नेक्स्ट 3 डेज से मिलता है। तो अगर धर्मा के लोग पब्लिक को बेवकूफ बनाना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि नहीं ये तो गुमराह की रीमेक है, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कोई बचा नहीं सकता। दोस्तों, आज की तारीख में इंडिया में एक नया कॉन्सेप्ट चालू हुआ है।
स्टैंड अप कॉमेडी। ये नाम सुनकर ऐसा लगता है कि ये कोई कॉमेडी शो होता होगा, बहुत ही बढ़िया शो होता होगा, लोग बैठते होंगे, देखते होंगे, हंसते होंगे, क्योंकि जो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं वो कुछ बहुत अच्छे जोक सुनाते होंगे। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो, इसमें कतई कोई सच्चाई नहीं है। हकीकत यह है कि जो ऐसी कॉमेडी करते हैं ये एक चूतियों का बंच होता है। हर एक शो को 10-12 चूतिये मिलकर करते हैं। तो जो कोई एक खड़ा होकर कॉमेडी करने की कोशिश करता है उसका काम यह है कि जितने बाकी चूतिया बैठे हुए हैं उनको एक एक करके गालियां देना, मतलब उनको चूतिये कहना, बदतमीज कहना, बदसूरत कहना, घटिया कहना, वाहियात कहना, यानी कि फुल टाइम उनकी बेइज्जती करना, उनको गालियां देना। बस बहुत पीता है, आई डोंट हैव प्रॉब्लम विद दैट। मरो बहन। और कमाल ये है कि जिनको गालियां दी जा रही होती है वो जोर जोर से हंसते हैं, उनको मजा आ रहा होता है कि कोई उनको गालियां दे रहा है। करें क्या, किचन तो चलाना है, 2-4 हजार रुपए तो कमाने हैं, तो गालियां खाकर ही अगर किचन चल जाए तो बड़ी बात है। आप अंदाजा लगाइए कि ये लोग अपनी लाइफ में कितने डेस्परेट हैं, ये लोग अपनी लाइफ में कितने परेशान हैं कि गालियां खाकर पैसे कमाकर किचन चला रहे हैं। मैं इन सब लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इस लाइफ से अच्छा है चुल्लू भर पानी में डूब मरना। अगर थोड़ी भी शर्म है, थोड़ी भी शर्म है तो अपने घर वालों की इज्जत तो रख ही लो यार। मुझे बताइए आप लोगों ने जिंदगी में क्या उखाड़ा, क्या पाया कि गालियां खाकर 2-4 हजार रुपए कमाए और किचन चलाया? मतलब ये कोई जिंदगी है? थोड़ी तो शर्म कीजिए, थोड़ी तो मर्यादा रखिए। कसम कल्लू भाई की मजा आ गया। दीपक मुकुट ने एक और महा डिसास्टर फिल्म का ऐलान कर दिया। निर्माता दीपक मुकुट एक ऐसा विचित्र प्रोड्यूसर है जिसने आज तक जितनी भी फिल्में बनाई है सब की सब सुपर डुपर डिसास्टर बनाई है, गारंटी के साथ। कुछ सालों पहले इसने एक बहुत बड़ी फ्लॉप फिल्म का निर्माण किया था जिसका नाम था सनम तेरी कसम। इसमें एक पाकिस्तान की हीरोइन थी और हर्षवर्धन राणे इसका हीरो था। फिल्म 12 बजे लगी थी, 3 बजे उतर गई थी। दीपक की गली का कुत्ता भी देखने नहीं गया था। लेकिन अब दीपक ने कहा है कि वो सनम तेरी कसम 2 बनाएंगे। अब आप ये कहेंगे कि भाई जब पहले वाली फ्लॉप थी और हर्षवर्धन राणे इतना बड़ा महा फ्लॉप है तो फिर सनम तेरी कसम 2 क्यों बन रही है? उसकी वजह यह है कि पिछले कई महीनों से हर्षवर्धन बहुत ही परेशान था बेचारा। सारे निर्माताओं के ऑफिस में जा रहा था और उनसे कह रहा था कि देखो मुझे टी सीरीज ने 4 करोड़ रुपए दिए थे लेकिन मैं आपकी फिल्म फ्री करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे हीरो लेकर एक फिल्म बना लो। कोई भी फिल्म बनाने के लिए तैयार नहीं था। फाइनली ये लड़का दीपक के ऑफिस में गया और उससे कहा कि भाई साहब आधे पैसे मैं लगा देता हूं, आधे पैसे आप लगा लीजिए, लेकिन सनम तेरी कसम 2 बना लीजिए। मेरा कैरियर बर्बाद हो गया है, लोग मुझे सीरियल भी देने के लिए तैयार नहीं है, आप मुझे हीरो बना दीजिए। यानी कि हर्षवर्धन राणे उसी राह पर है जिस पर विद्युत जामवाल कभी हुआ करता था। उसने भी अपने आप को बर्बाद कर लिया है, जो पैसे कमाए थे वो सब गंवा दिए हैं। तो इस हर्षवर्धन के पास कुछ थोड़े बहुत पैसे होंगे, वो इस फिल्म में लगाकर नंगा हो जाएगा, भिखारी बन जाएगा, सड़क पे आ जाएगा, बात खत्म। दोस्तों आज एक और फिल्म का ऐलान हुआ है जिसका नाम है डोसा किंग। इस फिल्म की स्टार कास्ट बहुत बड़ी है। इसमें रजनीकांत साहब होंगे, अमिताभ बच्चन साहब होंगे और 25 किलो का साउथ का हीरो फहद फासिल भी होगा। कसम से जब मैं इस झिंगूर फहद फासिल को देखता हूं तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। मेरी समझ में नहीं आता कि ये हीरो कैसे बन सकता है, इसको हीरो कोई कैसे मान सकता है यार। इस फिल्म का निर्माण करेगी टाइम्स ऑफ इंडिया की कंपनी जंगली पिक्चर्स। कसम उस कमाल के ड्राइवर की जिसने रात को सड़क पर सोते हुए लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी। एक बहुत कमाल की खबर आई है। खबर यह है कि अगले हफ्ते कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 का ट्रेलर रिलीज होने वाला है और भाई साहब ये फिल्म टकराएगी सिंघम 3 के साथ। बॉक्स ऑफिस पर मजा आ जाएगा। पब्लिक के पास फुल चॉइस होगी कि वो सिंघम 3 देखे या भूल भुलैया 3 देखे। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि इस फिल्म की हीरोइन है बांटने वाली तृप्ति डिमरी। अरे यार क्या है तुम लोगों को भाई, क्यों गंदी गंदी बातें सोचते हो? अरे मिठाई बांटती है वो बेचारी, मिठाई, बात को समझो। अनीस भाई ने इस फिल्म का डायरेक्शन किया है तो जाहिर सी बात है डायरेक्शन भी बढ़िया होगा और म्यूजिक तो कमाल का होने ही वाला है। मुझे तो अभी से ऐसा लग रहा है भाई साहब कि ये फिल्म भी स्त्री 2 की तरह बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। और भाई साहब अगर आपने वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।